हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी की स्टडी चल रही होगी। ठीक है, जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, क्या तो मॉडल टेस्ट पेपर का, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 31 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें आपके 26 से लेके 50 तक के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 31 के पार्ट 2 यानी कि 26 से लेके 50 प्रश्न रहेंगे। इससे पहले जो आपका पिछला क्लास हुआ था, ठीक है, इससे पहले जो पिछला क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था, ठीक है, 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए, तो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, बार बार कहना ना पड़े आपको। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि आज के पहले प्रश्न यानी कि 26 को। और इससे पहले वाला पार्ट जिसने भी नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए आज के पहले प्रश्न यानी कि 26, बताइए एनाफिलैक्टिक शॉक का माध्यम है। तो बताइए क्या है एनाफिलैक्टिक शॉक का माध्यम, क्या है? तो सभी लोग आंसर करिए पहले का, और बताइए कितने लोगों को पता है। जो लोग भी क्लास को बाद में ऑफलाइन देखते हैं तो आप लोग जरूर आंसर किया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऑफलाइन जितने भी लोग देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर किया करें और बताया करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बताया क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हिस्टामाइन हो जाएगा, यानी कि एनाफिलैक्टिक शॉक का माध्यम है। एनाफिलैक्टिक शॉक का माध्यम क्या है? तो हिस्टामाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर बताएंगे, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है? तो सभी लोग बताइए, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है? यहाँ आपको बताना है कौन सा जांच नहीं किया जाता है। तो बताएंगे ईईजी, ईसीजी, ठीक है, सीटी स्कैन या लंबर पंचर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। तो क्या पूछा गया है? नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है क्या नहीं किया जाता। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ईसीजी। ध्यान रखेंगे, ईसीजी ऑप्शन बी द राइट आंसर। जो लोग भी ऑप्शन बी दे रहे हैं, काफ़ी लोग दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करके अपनी संख्या इंक्रीज करिए। 27 का क्या हो जाएगा, यानी कि आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है, और इससे पहले हम लोग ने 1 से लेकर 25 तक देख लिया है इससे पहले वाले पार्ट में। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए बताएंगे कौन सा जांच नहीं किया जाता है? तो ईसीजी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो बताइए क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है आपको बताना है। पेप्टिक अल्सर के लिए सभी लोग बताइए, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? सभी लोग 28 का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या हो जाएगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी कि पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 को बताएंगे IMNCI। क्या? तो IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग का कोड है, क्या करने की ज़रूरत है? तो बताइए क्या करने की इसमें ज़रूरत होती है? तो सभी लोग बताइए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अस्पताल भेजने या भर्ती कराने की ज़रूरत है। क्या हो जाएगा? अस्पताल भेजने की ज़रूरत है या भर्ती करने की ज़रूरत है, ध्यान रखेंगे। यानी कि IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग के कोड हैं, तो क्या करने की ज़रूरत है? अस्पताल भेजने या भर्ती कराने की ज़रूरत है। चलिए 13 को देखेंगे, बताएंगे एक जले हुए रोगी के लिए। क्या? तो एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। तो क्या आकलन करना चाहिए? एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से क्या आकलन करना चाहिए? पोटेशियम की अधिकता, सोडियम की कमी, सोडियम की अधिकता या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो क्या हो जाएगा 13 का? 30वें का आंसर करिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सोडियम की कमी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम की कमी हो जाएगा। ठीक है, एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। क्या आकलन करना चाहिए?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम की कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 31 क्या हो जाएगा। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर लगाया जाता है। इंट्राडर्मल, सभी लोग बताइए, आंसर करिए। 31 का क्या हो जाएगा। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो आंसर करिए क्या हो जाएगा 31 का। तो कितने डिग्री के कोण पे दिया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। आंसर करिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, यानी कि 15 डिग्री के कोण पे। ठीक है, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं, राइट आंसर। चलिए, तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री के कोण पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 32 को देखेंगे। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है आपको। ठीक है, कथन दिया गया है, उस पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो बताइए। ए हो जाएगा पोषण स्तर जानने के लिए बायोकेमिकल जांच पोषण संबंधी बीमारी को शुरुआत में जानने की उपयोगी होता है, और कारण इसका क्या है। तो लेबोरेटरी जांच क्या हो जाएगा। तो लेबोरेटरी जांच द्वारा अप्रत्यक्ष स्थिति में बीमारी, ठीक है, ठीक है, बीमारी पकड़ी जा सकती है। तो आंसर करिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थोड़ा सा ये लेवल अब ऊपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे ही आपका यूपी पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ये यूपी पीएससी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन हो गया हो। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन, और पूछे भी गए हैं। ठीक है, पूछे भी गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में ऐसा ना सोचें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप लोग लगा के आएंगे, ऑप्शन ए को। यानी कि देखिए मोस्टली चांस है कि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा भी जा सकता है। देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इससे आप लोग नहीं लेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, चाहे ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो ये नहीं देगा। इसको आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या हो जाएगा 33 का। जब एक व्यक्ति पर सीपीआर का किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगी। बताइए, सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगी। तो सभी लोग बताएंगे, बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग 33 का आंसर करिए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी 2 इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 इंच, यानी कि जब एक व्यक्ति पर सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगी, तो 2 इंच की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ करना चाहिए। यदि कुत्ता काट लेता है तो किससे साफ करना चाहिए। सभी लोग बताएंगे किससे साफ करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा साबुन तथा पानी से। किससे, तो साबुन तथा पानी से। यदि कुत्ता काटता है तो घाव को किससे साफ करना चाहिए, साबुन तथा पानी से साफ करना। चलिए 35 का बताएंगे। मिर्गी दौरे से पीड़ित एक व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे। तो बताइए, मिर्गी, यानी कि मिर्गी दौरे से एक व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी देखभाल करते समय आपको क्या करना चाहिए। आसपास जो भी है चोट पहुंचाने वाली वस्तु उसे दूर रखें, ये भी सही है। कपड़े का गोला बनाकर पीड़ित के दांतों के बीच रख दें, क्योंकि दांत ऐसे हो जाता है ना, एक बार थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ताकि दांत में या किसी का हाथ उसमें गया तो समझिए कि वो कट ही जाएगा। ठीक है, और व्यक्ति को पकड़ कर रखें जिससे वह हिले ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 36 का देखेंगे। शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, कंकाल तंत्र, जठर आत तंत्र, तंत्रिका तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। तो 36 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है, तो तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। चलिए 37 देखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदन अंग हृदय है, फेफड़े हैं, त्वचा है या हाथ है। तो 37 का आंसर करिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बड़ा संवेदक अंग क्या हो जाएगा, तो त्वचा है। आपको भी पता है
की सारी चीज़ों से बताता है, सबसे संवेदी अंग त्वचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 38। बताएंगे रक्तचाप यानी कि बीपी मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की नलियों यानी कि ट्यूब को हाथ की किस ओर रखना चाहिए। तो बताइए हाथ की किस ओर रखना चाहिए। रक्तचाप यानी कि बीपी मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए। बाहर की ओर, अंदर की ओर, पीछे की ओर या पीछे की ओर बाह, पीछे और बाह की ओर। ठीक है, पीछे और बाह की ओर। ठीक है, तो बताइए पीछे की ओर, बाह की ओर। तो सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और काफ़ी लोग दे भी रहे हैं ऑप्शन बी, यानी कि अंदर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। किसी व्यक्ति का, सॉरी, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप यानी कि नॉर्मल ब्लड कितना होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर पूछा गया है, यानी कि बीपी पूछा गया है, नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो 120 से 80 के बीच में। ठीक है, 120 से 80 के बीच में जो होता है एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप यानी कि नॉर्मल बीपी होता है 120 से, यदि ऊपर है तो हाई, नीचे है तो लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 14। निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है। तो कौन है, महाधमनी है, ग्रास नली है, हृदय नली है, हृदय है या श्वास नली। निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है। 14 का राइट आंसर करिए। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, कौन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि श्वास नली है जो कि फेफड़ों, हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है। कौन है, तो श्वास नली हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को 41 को देखेंगे। उच्च रक्तचाप के परिवर्तन जोखिम कारक निम्नलिखित हैं सिवाय, यानी कि एक को छोड़ के सभी हैं। उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं सिवाय, यानी कि एक को छोड़ के। नमक का सेवन, मोटापा, शराब या जेनेटिक कारण। तो क्या हो जाएगा 41 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जेनेटिक कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जेनेटिक कारण हो जाएगा। उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं सिवाय के, तो जेनेटिक कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय की कार्य क्षमता में कमी, जो हृदय के परिहृद, ठीक है, परिहृद परिसंचरण, ठीक है, क्रोनरी सर्कुलेशन में अवरोधी, यानी कि क्या हो जाएगा, परिहृद परिसंचरण यानी कि क्रोनरी, ठीक है, सर्कुलेशन में अवरोधी परिवर्तन के कारण होता है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हृदय धमनी रोग, ऑप्शन बी हृदय धमनी रोग हो जाएगा, हृदय धमनी रोग हो जाएगा। ध्यान रखिए हृदय धमनी रोग हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए 43 का, जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं, बताइए क्या। तो जब उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी हाई के, ठीक है, कारण अज्ञात होते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। तो क्या कहा जाता है, जब कारण ज्ञात होते हैं, कोई कारण उसका पता नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक उच्च रक्तचाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक उच्च रक्तचाप। जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो उसे कहा जाता है प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहा जाता है। चलिए 44 को देखेंगे। जीवन शैली जिसे हृदय, ठीक है, हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। तो बताइए वह कौन सा जीवन शैली है जिसमें हृदय धमनी रोग का विकसित होने का अधिक जोखिम होता है, वह कौन सा है। सक्रिय जीवन शैली, आसीन जीवन शैली, सक्रिय व्यायाम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि आसीन जीवन शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग आंसर करिए। क्या हो जाएगा 44 का, क्या हो जाएगा 44 का बताइए। आसीन जीवन शैली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आसीन जीवन शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, यानी कि आसीन जीवन शैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या अधिक बाधित है। तो बताइए रसायन, वह रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं, तो वो कौन सा है। 45 का आंसर करिए। क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए। 45 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रसायन जो कि पीड़ा संचरण या
अनुभूति को कम बाधित करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडोफिन हो जाएगा, एंडोफिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडोफिन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 46, कारक जिसके परिणाम स्वरूप, क्या हो जाएगा? कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मोलैलिटी में वृद्धि होती है वे सभी हैं सिवाय के, यानी कि किसके सिवाय सभी हैं बताएंगे? कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मो, ठीक है, तो सभी लोग बताइए सीरम ऑस्मोलैलिटी, ठीक है, ठीक है, ऑस्मोलैलिटी में वृद्धि होती है वे सभी हैं सिवाय, यानी कि किसको छोड़ के सभी हैं, तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुर्दे की विफलता। क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यानी कि गुर्दे की विफलता हो जाएगा राइट आंसर। गुर्दे की विफलता कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मोलैलिटी में वृद्धि होती है वे सभी हैं सिवाय की, किसके सिवाय? तो गुर्दे की विफलता के सिवाय सभी हैं। चलिए तो 47 को देखेंगे, क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय की, किसको छोड़ के सभी शामिल हैं? तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय की, तो किसके सिवाय सभी शामिल हैं? 47 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सिरापरक दबाव में वृद्धि। क्या हो जाएगा? केंद्रीय सिरापरक के दबाव में वृद्धि हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय, यानी कि सिवाय की सभी शामिल हैं। केंद्रीय सिरापरक दबाव में वृद्धि आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 48 का बताइए। अंतःशिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल हैं सिवाय की, यानी कि किसको छोड़ के सभी शामिल हैं? अंतःशिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल हैं सिवाय की, किसको छोड़ के सभी शामिल हैं? तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो बताएंगे, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा राइट आंसर। अंतःशिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल है सिवाय की, तो क्या हो जाएगा? किसको छोड़ के? तो इन्फिल्ट्रेशन को सब छोड़ के सभी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 बताएंगे। बीसी राय पुरस्कार को निम्न क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइए सभी लोग, बीसी राय पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? 49 का आंसर करिए। 49 का सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। संगीत, पत्रकारिता, आयुर्विज्ञान या खेल, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है बीसी राय पुरस्कार। तो 49 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? आयुर्विज्ञान हो जाएगा। क्या होगा? तो आयुर्विज्ञान हो जाएगा। बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर करिए। बीसी राय पुरस्कार को निम्न क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? फटाफट से आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बताएंगे किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? सॉरी, सभी लोग बताइए, किस निकाय ने मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। 49 का क्या हो जाएगा? मेडिकल बॉडी ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा समिति या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या भारत चिकित्सा परिषद। तो 15 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? 50वें का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है, किसका? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है, तो क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके 25 प्रश्न। जो लोग भी क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को शेयर करेंगे। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। और यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है, टारगेट विद है सर, तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।